गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो यूनिट 3 है उसमें चैप्टर 2 है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर। हर बार 2 या 3 क्वेश्चन नीट में आपके मिलते ही मिलते हैं। और ये चैप्टर मिक्स है मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा, जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उससे रिलेटेड है। सबसे पहले 2-3 टर्म्स आएंगी इसके अंदर, बीओडी और सीओडी। इसके बारे में बताता हूं मैं क्या होता है। आपने तालाब गांव में देखा है, उससे 1 लीटर पानी ले आओ। उस 1 लीटर पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बहुत सारे। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 दिन में 20 डिग्री सेल्सियस पे कितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हुई, टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन 1 लीटर वाटर फॉर 5 days at 20 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल क्यों बोलते हैं इसको? पहले बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोल सकते थे इसको हम। बायोलॉजिकल होता है केवल जिंदा रहने के लिए। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल ना, डिग्रेडेबल मटेरियल जो होता है तालाब में, उसको डिग्रेडेशन का काम भी करते हैं, क्योंकि वो नेचर को साफ रखते हैं। जो तालाब में ऑर्गेनिक मैटर है, डिग्रेडेबल मटेरियल है, उसको डिग्रेड करने के लिए और बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए ना, वो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर 5 days at 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी किसी तालाब की ज्यादा है, इसका मतलब पानी उतना ही ज्यादा पोल्यूटेड है, क्योंकि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, उसको डिग्रेड करने के लिए बैक्टीरिया भी ज्यादा है। तो यदि बीओडी की वैल्यू ज्यादा है तो पानी पोल्यूटेड है, कम है तो कम पोल्यूटेड है, और बीओडी की वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब पानी ठीक ठाक है। यानी बीओडी की वैल्यू 3 दिखा दें और पूछ रहे मोस्ट पोल्यूटेड कौन सा है, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी वो मोस्ट पोल्यूटेड होता है। फिर टर्मिनोलॉजी इसमें नहीं है, पर वैसे पता होनी चाहिए, केमिस्ट्री में भी आती है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये बीओडी से ज्यादा होती है। नीट में आता है कौन सी ज्यादा होती है? बीओडी से सीओडी ज्यादा होती है। क्यों? ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ इनऑर्गेनिक मटेरियल, नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल को भी डिग्रेड करने के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है ना। तो ये भी सीओडी क्या होता है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू केमिकल ऑक्सीडाइज बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं? सीओडी। बीओडी में तो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोडिग्रेडेबल या ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड करते हैं, उतनी ऑक्सीजन चाहिए। और सीओडी में क्या चाहिए? बीओडी के साथ साथ इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करने के लिए भी चाहिए। इसमें ये ज्यादातर केमिकल बेस्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दूसरा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट होते हैं, सोइल में, वाटर में, एयर में, ठीक है ना। बॉडीज के अंदर भी, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के भी अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। मैंने बताया था आपको, गाय भैंस की स्टोमक में 4 चैम्बर होते हैं, रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। सबसे बड़ा चैम्बर रूमन होता है, उसमें रूमिनेंट बैक्टीरिया होते हैं, मिथेनोजन, जो मिथेन प्रोड्यूस करते हैं। अब वो बैक्टीरिया ही सेलुलेज नाम का एंजाइम सीक्रेट करते हैं, तभी गाय भैंस कैटल्स जितनी भी होती हैं वो चारे को डाइजेस्ट कर पाते हैं। यदि उनके पेट के सारे बैक्टीरिया मर जाए ना रूमन में से, तो गाय भैंस चारे को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी। इसलिए डाइजेशन ऑफ सेलुलोस इज ऑलवेज सिम्बायोटिक इन नेचर। सिम्बायोसिस किस किस के बीच में है? काओ या बफेलो और बैक्टीरिया के बीच में। और वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं? मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं, जो मिथेन प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए जो उनका वेस्ट होता है ना, एक्सक्रिएटा, डंग जिसको बोलते हैं, गोबर बोलते हैं जिसको, उसके अंदर मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं। इसलिए वही गोबर को यदि हम एक टैंक में डाल दें तो वो मिथेनोजन बैक्टीरिया एनारोबिक कंडीशन के अंदर क्या प्रोड्यूस करेंगे? मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे। और मीथेन के साथ साथ कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड होती है।
और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस होती है, ये नीट में आता है। मीथेन के साथ साथ कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2S। ठीक है, अब आते हैं भाई, इवन जो गीजर लगाते हैं ना घरों में, उसके अंदर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया था पीसीआर टेक्निक में थर्मस एक्वेटिकस नाम का बैक्टीरिया जो 90 डिग्री 100 डिग्री पे भी जिंदा रहता है। ठीक है ना, तो ये थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं नीट में क्वेश्चन भाई, ये आगे भी आएगा, मैं रिपीट हो जाएगा यहां पे। जब देखिए जो नीट में आता ना, मैंने अलग से लिखे हुए हैं बेटा, कोई भी बुक के अंदर जब हम देखेंगे ना, जैसे ये जो लिखे हो ना, ये वो पॉइंट है जो नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं, इसलिए मैंने अलग लिख दिया ताकि आप कंसंट्रेशन ज्यादा बनाइए इनके टॉपिकों के ऊपर। मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ गया एकदम से, ठीक है ना, तो क्लोट हो गया कहीं पे, स्ट्रोक लग गया, ब्लड क्लोटिंग हो जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है ना, थ्रोम्बोसिस कह देते हैं जिसको हम, वो आगे सप्लाई रोक देती है और वो एरिया डैमेज हो जाता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, विद इन 2 आवर्स यदि आप पीजीआई या किसी भी हॉस्पिटल में लेके जाओगे ना स्पेशलिस्ट के पास से, तो डॉक्टर उसको स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एंजाइम का इंजेक्शन देगा, जो कि 20-30 हजार रुपए का इंजेक्शन आता है। ये क्या करता है, क्लोट बस्टर होता है, जो क्लोट होता है ना उसको बस्ट कर देता है, उसको फोड़ देता है, इससे वो क्लोट जो होता है पिघल जाता है तुरंत। और ये एक बैक्टीरिया से निकाला जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से निकलता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। और स्ट्रेप्टोकाइनेज जो हार्ट अटैक में, जो स्ट्रोक होते हुए, ठीक है ना, जो अंदर क्लोटिंग हो जाती है ब्लड की, उसको बस्ट कर देता है, उसको पिघाल देता है। तो ये बेस्ट बैक्टीरिया, ये मतलब बेस्ट वो होता है ट्रीटमेंट, मेडिसिन होती है ये एंजाइम की, ठीक है ना, ये इंजेक्शन देते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्लियर समझ में आ गया? नीट में आता है व्हाट इज यूज ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज, क्लोट बस्टर काम करता है। सोर्स क्या है इसका? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। अब आ जाओ दूसरी बात पे, ये जो होता है जब किसी आदमी की किडनी बदले, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हमने, तो मेरी बॉडी दूसरी ऑर्गन को एंटीजन समझ के उसके खिलाफ क्या बना देगी? एंटीबॉडी बना देगी, और 20 दिन में वो गायब हो जाएगी मेरी बॉडी में से। फर्स्ट इम्यून रिजेक्शन आ गया ना, क्यों? क्योंकि फॉरेन बॉडी को एमएससी जीन अलग होते हैं, मेरे अलग है। तो हम क्या करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद 2-3 साल तक, वैसे तो लाइफ टाइम ही देते हैं, अमाउंट कम कर देते हैं, ये देते हैं भाई साइक्लोस्पोरिन ए। क्या देते हैं? ये ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम फंगस से मिलती है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम फंगस से मिलती है साइक्लोस्पोरिन ए। पीएमटी में आता, नीट में आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। ये 3 में से एक क्वेश्चन में मिलेगा आपको, इसलिए मैंने ग्रीन दिखा दिया। साइक्लोस्पोरिन ए देते हैं बेटा, ये एक इम्यूनोसप्रेसर होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को दबा के रखता है। इसका नुकसान क्या होता है कि बाहर का इंफेक्शन होने के चांस बन जाते हैं, इसलिए जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है 1-2 महीने के लिए क्वारंटाइन आइसोलेशन में रहना पड़ता है, ठीक है ना, ताकि कोई बाहर का पैथोजन ना आ पाए, क्योंकि इम्यूनिटी उस टाइम बिल्कुल डाउन होती है। क्योंकि हमने क्या दे रखा है? इम्यूनोसप्रेसर दे रखा है उसका, दे इसलिए रखा है कि दूसरे की किडनी को हमारी बॉडी पहचाने ना सके, तब तक बॉडी का फ्लूइड घूम जाए, फिर वो हमारे मिक्स हो जाएगी। तो ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम नाम के फंगस से मिलती है साइक्लोस्पोरिन ए। और साइक्लोस्पोरिन ए ऑटोइम्यून की वजह से, हमारी इम्यूनिटी की वजह से रिजेक्शन को बचाती है, हमारे इम्यून सिस्टम को प्रेस करके रखती है, सप्रेस करके रखती है। तीसरा होता है स्टेटिन। जब भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ना बेटा, तो डॉक्टर आपको टैबलेट लिख के देता है भाई, रोजावेल एफ, ठीक है। तो इस तरह की जो टैबलेट आती हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को घटाती हैं, ठीक है। तो ये एक स्टेटिन केमिकल होता है, ये मोनोस्कस परपूरियस, एक ईस्ट की टाइप है, ये मोनोस्कस परपूरियस ईस्ट फंजाई होती है ना, उसकी एक स्पीसीज है। लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करती है? कम करती है। स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन ए और स्टेटिन में से एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। कई बार यही पता था, सिट्रिक एसिड जो होता है, सिट्रिक एसिड मिलता है एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइजर या नाइगर, ये एक फंगस होती है, उससे निकाला जाता है। उसी तरह एसिटोबैक्टर एसिटाई, इससे एसिटिक एसिड मिलता है। ब्यूट्रिक एसिड मिलता है क्लोस्ट्रीडियम बुट्रिलिकम, किससे? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूट्रिलिकम, ये ब्यूट्रिक एसिड मिलता है। लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो दूध में प्रेजेंट होते हैं। और ऑयल जो होता है ना, मान लीजिए कपड़ों के ऊपर ऑयल लग गया, ग्रीस लग गया, ऑयली मैटर लग गया, तो लाइपेज एंजाइम डाल देते हैं, वो लाइपेज क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट कर लेता है, और वो स्पोर्ट वो होता है वहां से उतर जाता है। तो ये जो लाइन दी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे आएंगी है, पर पहले ही कर लोगे तो नुकसान नहीं है, क्योंकि चैप्टर में मेन चीज जो है मैंने साइड में लिख दी है।
अब आ जाओ, देखिए बैक्टीरिया, ये रोड शेप के बैक्टीरिया हैं, ये राउंड शेप के हैं। रोड शेप कैसे होते हैं? स्पेरिकल। ये रोड शेप के विद फ्लैजिला। ये वायरस दिखा रखे हैं, ये वायरस जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं इसको। बैक्टीरियोफेज के ऊपर वाले पोर्शन का नाम हेड होता है, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, बीच में कॉलर होते हैं, ये टेल और ये टेल प्लेट्स और ये टेल फाइबर होगी भाई। 6 टेल फाइबर होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर आके जम जाते हैं, जो दिखाया हुआ वहां पे। और वायरस दो तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं भाई, एक तो लाइटिक साइकिल, एक लाइसोजेनिक साइकिल। बैक्टीरिया दो तरह से, सेक्सुअल और सेक्सुअल। ए सेक्सुअल में पहला आता है बाइनरी फ्यूजन, 1 से 2 में टूटना, और सेक्सुअल 3 तरह का होता है, कंजुकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। कंजुकेशन ब्रिज के थ्रू प्लाज्मिड का डीएनए ट्रांसफर होना, क्या बोलते हैं? कंजुकेशन। बाहर के डीएनए को अपने अंदर लेके बॉडी में एक्सप्रेस करवा देना, ट्रांसफॉर्मेशन। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर होना थ्रू वायरस, ट्रांसडक्शन। तो ये 3 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, और 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं वायरस के अंदर, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। उसी तरह ये तो होते हैं लगभग 1500 गुना या 50,000 गुना बढ़ा के दिखा, स्ट्रक्चर दिखाई देता हमारे को। ये कॉलोनी होती है, बैक्टीरियल कॉलोनी को उगी, ये फंजल कॉलोनी जो फंगाई उगती है ना। इसी के बेस पे बताया था 1928 के अंदर, कई बुक में 1929 में लिख देते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक बैक्टीरिया और फंजाई को कल्चर किया। ठीक है ना? जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, ठीक है ना, उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया है ना, स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया थे, वो फंजाई की जहां पे उगी है, फंजाई की कॉलोनी है, पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंजाई उगी हुई है, उसके आसपास बैक्टीरिया उगता ही नहीं है। तब उसने वहां से केमिकल बताया, भाई पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगस से पेनिसिलिन केमिकल बनता है, और जो ये पेनिसिलिन है ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, और उनको इस बात के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक तो बहुत ज्यादा यूज की गई थी। आगे आएगा वो भी। अब चलो आ देते हैं आगे भाई। अब घरों में आप दही जमाते हो, जब क्या करते हो, दूध को गर्म करते हो, फिर ठंडा करते हो थोड़ा सा, फिर उसमें जामुन डालते हो, फ्रूट नहीं, जामुन, आम अंगूर नहीं है, थोड़ा सा दही या थोड़ा सी लस्सी डाल देते हैं, उसको बोलते हैं इनोकुलम या स्टार्टर। जामुन लगाना बोलते हैं दही जमाने के लिए, याद रह जाएगा। यानी दूध के अंदर लैक्टोबैसिड जो होता है कम है, जब आप दही जमाते हो तो उसमें ज्यादा है वो, तो एक तरह से उसके अंदर एंजाइम डाल दिया आपने। समझ में आ गई बात? ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डाल दिया, वो क्या करेगा, लैक्टिक जो दूध में लैक्टोज होता है उसको लैक्टिक एसिड में तोड़ेगा, उसको लैक्टिक एसिड में तोड़ेगा, और लैक्टिक एसिड जो दूध में सीजन प्रोटीन होता है ना, उसको कैल्शियम पैरा सीजनेट में बदल देगा, उसको दही बोलते हैं। दही का नाम क्या है? कैल्शियम पैरा सीजनेट। दूध में जो लैक्टोज नाम का कार्बोहाइड्रेट होता है, वो लैक्टोबैसिलस डालने से एसिड में बदल जाता है, लैक्टिक एसिड से क्या बन गया? लैक्टोज बन गया, दूध फट गया, तो सीजन प्रोटीन कोगुलेट हो जाएगा, कैल्शियम पैरा सीजनेट बन जाएगा, उसको हम दही कहते हैं। विटामिन B12 दूध में, अंडे में, मांस में होता है हमेशा। मिथाइलकोबालेमाइन बोलते हैं उसको, साइनोकोबालेमाइन। किसी के हाथों में, नसों में दर्द रहने लग जाए ना, खासकर 40-45 साल की एज के बाद, तो विटामिन B12 के डॉक्टर इंजेक्शन बताते हैं, न्यूरोबियन की गोली बताते हैं, न्यूरोबियन फोर्ट, न्यूरोबियन, ऑप्टीन्यूरोन्स का इंजेक्शन, न्यूरोबियन का इंजेक्शन। ये कुछ नहीं है, मिथाइलकोबालेमाइन ही है, क्योंकि जो बंदे शाकाहारी होते हैं ना, उनमें लगभग विटामिन B12 की कमी होती है, कम। ठीक है ना? तो उसमें इंजेक्शन देने पड़ते हैं, ऑप्टीन्यूरोन्स के लगवा लो एक दिन छोड़ के एक दिन, ठीक है ना, न्यूरोबियन के इंजेक्शन लगा लो, या टैबलेट भी आती हैं, टैबलेट धीरे काम करती है थोड़ा सा, न्यूरोबियन फोर्ट की आ गई। ठीक है? तो दही के अंदर विटामिन B12 ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दूध, क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ना, ये विटामिन B12 भी बढ़ाता है, ये भी नीट में आता है। 1 लीटर दूध पी लो या 1 लीटर दही पी लो, विटामिन B12 किस में ज्यादा मिलेगा? दही में ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये कौन बनाता है भाई? लैक्टोबैसिलस बना देता है। कर्ड हैज मोर विटामिन B12 देन मिल्क। यदि पीछे सफिक्स OSC लगा हो तो कार्बोहाइड्रेट, ASC लगा हो तो क्या होता है? एंजाइम। लैक्टिक एसिड, बेसिलस बैक्टीरिया जो होता है एसिड बनाते हैं, लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बदल जाता है, दूध फट जाता है। जब आप दूध पीते हो ना, और मान लीजिए 10 मिनट बाद उल्टी आ जाती है, तो फटा हुआ मिलता है वो, क्योंकि
क्या बन जाता है दूध का? सबसे पहले क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। हमें क्या होता है, दूध जो पीते ना वो हमारी बॉडी में दही जाके ही डाइजेस्ट होती है। तो जिन बंदों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो दही ले लिया करो, ठीक है ना। तो ये विटामिन B12, कैल्शियम पैरासिटेट बन गया, विटामिन B12 ज्यादा हो गया। अब आपको पता है जब इडली, उपमा, डोसा, जलेबी तब बनाते हो तो आपको क्या करते हो, सबसे पहले आटे को भिगो के रखते हो। आटे में क्या क्या होगा, ग्राम फ्लोर, मतलब चने का आटा होगा, थोड़ा बहुत राइस फ्लोर हो गया, उड़द की दाल का हो गया, और उसमें आजकल पहले तो ईस्ट डालते थे, नहीं तो इनो डाल देते हैं आजकल, तो बड़ा तेज काम हो गया। अब इसमें क्या होता है, पफिंग होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इससे लिवनिंग हो जाती है। लिवनिंग का मतलब होता है थोड़ा सा फैल जाना, जैसे ब्रेड होता है ना, सुबह है तो इतना बड़ा, पर दबा दोगे तो बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर गैस भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वो निकल जाती है, इससे लिवनिंग हो जाती है, अंदर गैप बन जाते हैं, स्पंज जैसे बन जाते हैं वो। अब देखो ध्यान से भाई, डो बोलते हैं गुंदा हुआ आटा, डोसा इडली में यूज किया जाता है, पफर्ड अपीयरेंस होती है उसकी, क्योंकि कौन सी गैस निकलती है उसमें से, CO2। दूसरा, साउथ इंडिया के अंदर टोडी नाम की ड्रिंक बनाई जाती है, शराब होती है बेटा ये टोडी, साउथ इंडिया के अंदर बनाई जाती है ये भी, ये पाम को यूज करके बनाई जाती है भाई। उसी तरह ईस्ट जो होती है ना, ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई होती है। ईस्ट क्या होती है? यूनिसेलुलर फंजाई। जो ये ईस्ट है यूनिसेलुलर फंजाई, ये ऐसे बढ़ती रहती है, और ईस्ट के जो बनाते हैं ना माइसिलियम बनाती है, पर क्योंकि ईस्ट है यूनिसेलुलर तो ईस्ट से क्या बनती है, ये माइसिलियम बन गया, इसका नाम होता है सूडोमाइसिलियम। क्या नाम होता है? एस्कोमाइस्टिस में आता है, सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होता है फंजाई के अंदर, ये सेक फंजाई बोलते हैं। एस्कोमाइस्टिस का नाम क्या होता है? सेक फंजाई। इसका एग्जांपल क्या है? ईस्ट। ईस्ट जो होता है इसमें से दो एंजाइम निकलते हैं, इन्वर्टेज और जाइमेज। इन्वर्टेज सुक्रोज को ग्लूकोज में चेंज करता है, सुक्रोज को किस में चेंज करता है भाई? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनता है भाई, इसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और इसलिए इसका नाम होता है जाइमोसिस, क्योंकि जाइमेज एंजाइम करता है ये। वैसे शराब बनती है साल में, 1.5 साल में, यदि आप टंकी में फ्रूट वगैरह का जूस वगैरह रख के, जो वगैरह का पानी रख के रख दोगे ना, 2-3 सालों में बनेगी। और उसमें ईस्ट डाल दो, 10 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी, क्योंकि ईस्ट में क्या होता है, जाइमेज एंजाइम होता है, जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को बढ़ावा देता है एनारोबिक कंडीशन में, ठीक है ना। तो ये अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, इसलिए अल्कोहल फर्मेंटेशन का दूसरा नाम होता है जाइमोसिस। क्या नाम होता है? ईस्ट में से दो एंजाइम कौन से निकलते हैं? इन्वर्टेज और जाइमेज। अब क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इंपॉर्टेंट है भाई बहुत सारा। एक आता है स्विस चीज, पनीर जो होता है ना भाई, स्विट्जरलैंड के अंदर बनता हुआ स्विस चीज बोलते हैं, हैव ए लार्ज होल, उसके बीच में एक बहुत बड़ा होल बन जाता है। ये क्यों बनता है? ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें क्या होता है, इवॉल्व होती है कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। बस स्विस चीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होने की वजह से एक बीच में होल बन जाता है, जो एक बैक्टीरिया होता है प्रोपायोनी बैक्टीरियम सरमानी। क्या नाम है? प्रोपायोनी बैक्टीरियम सरमानी, ये लिखा हुआ नाम, तो ये याद करना पड़ेगा आपको। प्रोपायोनी बैक्टीरियम सरमानी नाम का बैक्टीरिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, उसकी वजह से स्विस जो चीज होता है उसमें बीच में बहुत बड़ा छेद होता है, क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। उसी तरह दूसरा जो चीज होता है, पनीर होता है रूकी फोर्ड चीज, इसके अंदर फंजाई ग्रो करते हैं ताकि एक पार्टिकुलर फ्लेवर आ जाए, उस पनीर के अंदर स्पेशल फ्लेवर डालने के लिए इस पे फंजाई ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है भाई फर्मेंटर, यानी मैंने बताया था बेकर ईस्ट का दूसरा नाम क्या होता है? एस्कोमाइस्टिस में आते हैं, सूडोमाइसिलियम बनाते हैं, यूनिसेलुलर फंजाई होती है। सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिया नाम होता है इसका, यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इन बेकरी इंडस्ट्री। जो ब्रेड बनाते हैं ना बेकरी इंडस्ट्री में, उसमें ईस्ट ही डालते हैं। ईस्ट नहीं मिले, ईस्ट आजकल तो इनो डालने लग जाते हैं। तो नेक्स्ट देखे ध्यान से, वैसे ईस्ट ही डालनी चाहिए आपको। अब आता है ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैस। क्या होता है मैस? क्रस्ट फूड विद हॉट वाटर, यदि गर्म पानी में जो जिससे आपने अल्कोहल बनाना है उसको मिक्स कर दें, हम क्रस्ट फूड और हॉट वाटर को मिक्स कर दें तो ऑब्टेनिंग माल्ट, इट इज कॉल्ड मैस। वोल्ट क्या होता है?
ड्रिंक बनाने के लिए, बीवरेज बनाने के लिए कुछ स्वीटनिंग एजेंट डालते हैं ताकि कड़वी ना लगे किसी को, तो इसको बोलते हैं स्वीटनिंग न्यूट्रिएंट्स मीडियम, ठीक है ना। तो ये बिफोर ड्यूरिंग, या क्या बोलेंगे इसको, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नेक्स्ट आता है भाई, ये बड़े बड़े टैंक दिखा रखे हैं आपके बुक में, जिसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किया जाता है। अब देखो ध्यान से, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांड और रम, ये जितने भी पेय पदार्थ हैं शराबियों आदमियों के लिए जो अच्छी ड्रिंक है, ठीक है ना, इस सब में आप डालते हो सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिया डालते हैं, क्योंकि इसमें सेजाइमेज नाम का एंजाइम निकलता है। फ्रूट में क्या होता है, सुक्रोज होते हैं, सुक्रोज से ग्लूकोज कौन बनाएगा, इन्वर्टेज, और ग्लूकोज से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड कौन बनाएगा, जाइमेज, इसलिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को बढ़ावा देते हैं। दूसरा देखे ध्यान से, इसमें वाइन और बियर बनाने के लिए विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस, डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं यूज किया जाता, पर विस्की, ब्रांड और रम के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस जरूरत होती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक आपने देखी है केमिस्ट्री के अंदर, इसमें किसी चीज को फिल्टर आउट किया जाता है। अब देखो ध्यान से, एंटीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, प्लीज ध्यान से सुनो। आज मेरे को बुखार हो जाए और डॉक्टर ने बता दिया कि आपको तो टाइफाइड हो गया, मोतीजारा हो गया, ठीक है ना, गंदे पानी पीने की वजह से होता है ये, तो सैल्मोनेला टिफी नाम का बैक्टीरिया मेरी इंटेस्टाइन में फैल चुका है, साल्मोनेला टाइफी। ये क्या करेगा, हमारी इंटेस्टाइन को काट देता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाती है और इंटरनल फ्लूइड निकलने लग जाता है, डेथ हो जाती है, सेप्टिसीमिया हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो डॉक्टर ने क्या किया, देखा बार बार बुखार नहीं टूट रहा, तो टेस्ट किया, विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट में पॉजिटिव आ गया। डॉक्टर क्या करेगा, मुझे पीसीएम देगा मेरे वेट के अनुसार, 400 ग्राम, ये 400 मिलीग्राम की, 500 की या 650 की डोलो, उससे तो बुखार उतर जाएगा। साथ में मुझे सेफिक्सिमाइन नाम का एंटीबायोटिक देगा, 400 mg दे सकता है, 200 mg, 2 टाइम खाना आपको डॉक्टर बताएंगे वो 4-5 दिन। उससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया साल्मोनेला टिफी है उसके लिए वो सेफिक्सिमाइन जहर है, यानी एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का सही मतलब था अगेंस्ट लाइफ, मतलब उसके अगेंस्ट लाइफ, पर ह्यूमन के लिए क्या है, ये प्रो लाइफ है, बचाने वाली है, क्योंकि वो साल्मोनेला टिफी के लिए तो अगेंस्ट लाइफ हो गया, पर मेरे लिए तो मेरी जान तो बचेगी ना उससे, तो मेरे लिए प्रो लाइफ नहीं हो गया, सपोर्टिंग नहीं था मेरे लिए। यदि मैं केवल पीसीएम खाता रहूंगा तो बुखार उतर जाएगा एक स्टेज तक, फिर एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, बैक्टीरिया इतने ज्यादा फैल जाएंगे कि मेरे इंटेस्टाइन में परफॉर्म, मतलब क्या कहते हैं, पोर क्रिएट कर देंगे, परफोरेशन हो जाएगी, इंटेस्टाइनल परफोरेशन होते ही डेथ हो जाएगी। तो ये एंटीबायोटिक का कोर्स लेना जरूरी है। आजकल तो शायद ही कोई ऐसी बीमारी जिसमें एंटीबायोटिक हम यूज ना करें। तो ये जो एंटीबायोटिक है भाई, सबसे पहले मैंने बताया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ये याद रखना भाई, ये बैक्टीरिया उग नहीं पाए थे पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई के पास, जिससे पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनाई गई थी, और नोबेल पुरस्कार मिला था उनका 1945 में, खोज की थी 1928 में, ठीक है ना। और 3 साइंटिस्ट थे भाई, फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे। फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को 1945 के अंदर पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज के बाद क्या मिला था भाई, नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनको। देखो ये रहा, ब्रोथ क्या होता है, न्यूट्रिएंट डेंस मीडियम होता है, हाईली फ्लेवर्ड लिक्विड, जिसमें डिस्टिलेशन की जरूरत नहीं पड़े, वाइन और बियर होती है। डिस्टिलेशन पड़ती है जरूरत तो विस्की और ब्रांडी होती है, रम होती है। सेरेंडिपिटी होती है बेटा, बाई चांस डिस्कवरी, फ्लेमिंग ने थोड़ा सोची थी मैंने ये इतनी बड़ी डिस्कवरी कर दी, बाई चांस, जैसे कैकुल्ड ने बेंजीन फार्मूला ढूंढ दिया था, न्यूटन ने नियम दे दिया था सेब गिरते ही, कौन सा नियम था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जो चीज ना, ये सेरेंडिपिटी होती है, बाई चांस डिस्कवरी। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया नहीं उगे थे पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंजाई के आसपास, तो एंटीबायोटिक कौन सी बनाई थी, पेनिसिलिन। किन 3 साइंटिस्टों ने नोबेल पुरस्कार मिला था 45 में भाई, फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी। अब देखो ध्यान से भाई, लगभग 7000 एंटीबायोटिक हम ढूंढ चुके हैं, हर साल 300 और नहीं ढूंढ रहे हैं साइंटिस्ट। बेसिलस सुब्टिलिस नाम के बैक्टीरिया से 60 एंटीबायोटिक बनती हैं भाई, कितना सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म होगा। अकेले बैक्टीरिया बेसिलस सुब्टिलिस से 60 एंटीबायोटिक डिस्कवर कर चुके हैं, स्ट्रेप्टोमाइस्टिस ग्रेविसियस से 41 एंटीबायोटिक डिस्कवर कर चुके हैं। ये जो बताई थी मैंने बिल्कुल शुरू में करवाया था, सिट्रिक एसिड मिलता है बेटा, ये केमिकल एंजाइम है, कहां कहां से मिलते हैं,
सिट्रिक एसिड मिलता है एस्परजिलस नाइजर से। दूसरी बुक में तो 10-20 एग्जाम्पल और फालतू मिल जाएंगे, आपको याद नहीं करने हैं, याद सिर्फ एनसीईआरटी करोगे आप, क्योंकि नीट कहता है, ये एनटीए कहता है कि नीट का एग्जाम एनसीईआरटी से बाहर से नहीं आता। तो सारे ये बहुत है, सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर, एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई, ब्यूट्रिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इथेनॉल बनता है ईस्ट से, ऑयल यदि स्पॉट लग जाए क्लोथ्स पे ऊपर तो लाइपेज एंजाइम यूज करते हैं। फ्रूट की बोतल्स जो जिसमें फ्रूट जूस पैक होता है ना, उसको क्लैरिफाई करते हैं, साफ करते हैं पैक्टिनेज और प्रोटीज से, पैक्टिनेज और प्रोटीज से। हार्ट अटैक आ जाए, मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन हो जाए, ठीक है ना, कोई अंदर थ्रोम्बोसिस ब्लड क्लोट हो जाए, तो क्लोट बस्टर लगाते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एंजाइम डालते हैं, वो बनता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरियम से फंजाई से निकलता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखता है जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तब। स्टेटिन कोलेस्ट्रॉल बनने से रोकता है, मोनस्कस परप्यूरियस ईस्ट से बनता है ये भाई। अब आ जाते हैं बेटा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आजकल तो क्या कर दिया गवर्नमेंट ने बेटा, जो भी कोई यदि कोई कॉलोनी बनाता ना, तो उसको अपना वहां पे एसटीपी लगाना पड़ेगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा, या इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं उसको। अब होता क्या है ये, देखिए भाई 3 तरीके होते हैं। मान लीजिए एक शहर है पूरा, पहले जितने भी शहर बना करते ना नदियों के किनारे बनते थे, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट होती, नदी से पानी ले लिया करते वो। तो अब नदी के पास जब रहते थे वो, तो जितने भी, आप देखो आप घर पे रहते हो, कपड़े धोते हो, आप घर को साफ करते हो, पशुओं को नहलाते हो, पशुओं का मलमूत्र उसमें बहा देते हो नाली में, वो सीवरेज में जाता है। उसी तरह साथ में इंडस्ट्री भी लगी होती है, कपड़े की इंडस्ट्री है, ठीक है ना, किसी मान लीजिए क्या केमिकल है, वो भी सारे सीवेज में रिलीज हो गए। अब जो पानी आएगा, अब जो पानी आएगा, ठीक है ना, वो पानी सीधा यदि हम नदी में छोड़ देंगे तो नदी का पानी क्या हो जाएगा, पोल्यूशन हो जाएगा, नदी के पानी में पोल्यूटेड हो जाएगा। गंगा नदी का पानी दिल्ली, यमुना नदी का पानी दिल्ली जाके मोस्ट पोल्यूटेड हो जाता है, क्योंकि लगभग 250 के करीब अलग अलग नाले आके उसमें खुल रहे हैं। तो उनका पानी को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं। मैं एक ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में बताता हूं, होता क्या है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्लियर ध्यान से सुनना, नहीं तो ना टॉपिक रह जाएंगे आपके। बेटा प्लीज एवरीवन इसको यहां देखिए भाई, ये देखो, सबसे पहले होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है हमेशा फिजिकल, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है बायोलॉजिकल, और टर्सरी ट्रीटमेंट होता है केमिकल। आपके सिलेबस में केवल 2 हैं, पहला और दूसरा। जितना भी वेस्ट गया है घरों से, सोचते जाओ, अपने आप याद हो जाएगा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको पढ़ने में, नहीं तो इस टॉपिक में बच्चे घूमते रहते हैं बाद में। बेटा जो प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल है, सबसे पहले तो जो पूरे शहर का जो पानी जहां से जा रहा है ना, वहां पे एक बड़ा फिल्टर लगा दो, मतलब लोहे के जो ये होते हैं ना, रोड होती हैं, इनको वेल्ड कर दो, ताकि कोई मान लीजिए डेड बॉडी आ रही है, कोई पिग एक्सपायर हो गया उसके अंदर, कोई कुत्ता मर गया नाले में, वो भी बहा दिया, वो भी आ गया, पत्थर के टुकड़े आ गए, तो बड़ा फिल्टर लगा दो, वो छन जाएगा, वहां से ड्यूटी लगा दो, मशीन के लगा दो, जो उमन लगा दो, वहां पे आप उनको निकालते रहो, सिंपल फिल्ट्रेशन हो गया ना उसका। फिर और जाके और पतली जाली लगा दो आगे, तो और जो पॉलिथीन बैग आ रही है, कोई कपड़ा डाल दिया किसी ने, पॉलिथीन फेंक दी, उमन को प्लास्टिक डाल दिया, वो भी निकाल दिया। सिंपल होगा ना, फिजिकल मेथड होगा ना ये। अब जो पानी आ रहा है ना, उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, गंदगी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, उसको ऐसे एक बड़े चैम्बर में डाल देंगे। अब बड़े चैम्बर में क्या होता है, नीचे जो ग्रिड सोयल और स्मॉल पेबल्स है वो नीचे जम जाएंगे, नीचे जम जाएंगे ना, और ऊपर पानी नितर के आ जाएगा। उस पानी को निकाल लेंगे, उसको देखो नीचे वाले का नाम होता है प्राइमरी स्लूज, सॉलिड सेटल डाउन, इसको पैलेट कहते हैं। इसको निकाल के अलग डाल देते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब जो ऊपर वाला बच गया ना, इसको बोलते हैं सुपरनेंट। क्या नाम होता है इसका, इफ्लुएंट कहते हैं इसको, क्योंकि ईटीपी लगना ना, इफ्लुएंस ट्रीटमेंट प्लांट, यही तो है काम है, इफ्लुएंट ही काम का होता है आगे। दिस इज फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये अब किस में चला जाएगा, सेकेंडरी में आ जाएगा। पता लग गया आपको क्या होगा, पहले तो आपने फिल्ट्रेशन करना, उसका बड़ी जाली लगा देनी है ताकि बड़ी पार्टिकल छट जाए, फिर छोटी मोटी पॉलिथीन छट जाए, फिर जो पानी आएगा ना, उसको आपने क्या कर दिया भाई, फ्लोटिंग डेब्रिस
को फिल्टर कर लिया, इसमें ग्रीट सोइल स्मॉल पार्टिकल्स निकल जाएंगे, सेडिमेंटेशन नीचे जम जाएंगे, और सॉलिड दैट सेटल फॉर्म आर कॉल्ड प्राइमरी स्लूज। क्या बोलेंगे इसको हमें? प्राइमरी स्लूज। जो नीचे मेटेरियल बच गया उसको क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी स्लूज। जो ऊपर वाला बच गया इसको बोलेंगे इफ्लुएंट। इफ्लुएंट का फिर क्या करेंगे हमें? अब देखो ध्यान से बेटा, जो ये पानी बच गया ना प्राइमरी इफ्लुएंट्स, फिजिकल होगा। अब करेंगे बायोलॉजिकल। समझ में आया यहां तक किसी को? मतलब आपने फिल्टर कर लिया, पहले तो जाली लगा दी, छण के आ गया, फिर वो नीचे सेटल हो गया, उसको बाहर निकाल दिया, एज ए मेनर यूज कर लो यदि प्लास्टिक व्लास्टिक अलग निकाल के। ऊपर वाला जो बच गया ये है सुपरनेट इफ्लुएंट, दिस इज फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट कौन सा होता है? बायोलॉजिकल। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट का रखा भाई, इसमें नीचे मशीन लगा देते हैं ताकि इसके अंदर मतलब पानी को क्या कहते हैं पूरा रोटेट कर देना, मिक्सिंग कर देना प्रॉपर। अब मिक्सिंग करेंगे तो क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी बेटा। क्या ऐड हो जाएगी इसमें? पूछूंगा मैं आपसे, ध्यान रखना। ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी तो एरोबिक जितने बैक्टीरिया होते हैं ना उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और जिसको बार बार हम ऐसे करें तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रॉपर मिक्स हो गए। तो यदि आपने सुबह ऐसे करने लग गया तो शाम तक इसमें बैक्टीरिया की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। बैक्टीरिया की कंसेंट्रेशन बढ़ गई तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा डिग्रेड होगा। ठीक है ना? तो ये जो ट्रीटमेंट करते हैं हम, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। प्राइमरी इफ्लुएंस इज पास्ड इनटू लार्ज एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक के अंदर हम क्या करते हैं? फ्लोक्स बनाते हैं। कैसे? जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो उसमें बैक्टीरिया, फंजाई और एक ग्रुप सा बन जाएगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा, उसको फ्लोक्स कहते हैं। ये मेन काम क्या करेंगे? ये पूरा जाल बना देंगे एक तरह का, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी डेवलप हो गए वो ऑर्गेनिक मैटर को क्या करने लग जाएंगे? डिग्रेड करने लग जाएंगे। डिग्रेड होंगे तो बीओडी घटेगी या बढ़ेगी? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पहले ज्यादा थी क्योंकि पोल्यूटेड वाटर था। जैसे ही हमने 2-3 दिन तक ऐसे घुमाया तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी? कम हो जाएगी। यानी पानी कम पोल्यूटेड हो गया। पानी के अंदर से ऑर्गेनिक मैटर बैक्टीरिया ने क्या कर दिया? डिग्रेड कर दिया, खत्म कर दिया। अब जैसे ही बीओडी रेफर्स क्या होता है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इन ऑल ऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर ऑफ वाटर, जो बताया था मैंने आपको। 1 लीटर पानी में 20 डिग्री सेल्सियस पे जितने ऑर्गेनिक मैटर हैं उनको जिंदा रहने के लिए और ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसको बीओडी कहते हैं। और साथ में इनऑर्गेनिक भी आ जाए, नॉन डिग्रेडेबल भी आ जाए तो क्या बोलेंगे? सीओडी। सीओडी का हमारी एनसीईआरटी बुक में जिक्र नहीं है, अभी पहले हुआ करता, अब नहीं है। अब देखो ध्यान से, वंस बीओडी ऑफ सीवेज वाटर इज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली, जब बीओडी लेवल 150 से 3, 4, 5 तक आ गया या 10, 12 तक आ गया, देन इफ्लुएंस इज देन पैसेज इनटू सेटलिंग टैंक। फिर सेटलिंग टैंक में डाल दो। अब सेटलिंग टैंक में डाल देंगे ना हम, देखो ध्यान से भाई, फ्लोक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। जो नीचे फ्लोक्स बचे हैं, जो जाल बना था माइक्रोब्स का और फंजाई का, वो तो नीचे आ जाएंगे और ऊपर वाले जो होते हैं उनको हम निकाल लेंगे। यानी ये इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लूज। क्या बोलेंगे इसको हमें? जो फ्लोक्स नीचे दब गए उसको क्या बोलेंगे? एक्टिवेटेड स्लूज। इसको एज ए मैनर यूज कर सकते हैं हम। अब क्या करेंगे? एक्टिवेटेड स्लूज से जो वेस्ट गया ना 10% तो वापिस डाल देते हैं इसको, ताकि एज ए इनोकुलम, जो क्या कहते थे हम, जामुन की तरह काम करेगा, बैक्टीरिया रह जाए। अब यहां से एरोबिक कंडीशन से हम किस में ले जाएंगे इसको? एनारोबिक। एनारोबिक में क्या हो जाएगा? एरोबिक बैक्टीरिया मर जाएंगे। एनारोबिक बैक्टीरिया जो होंगे वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। क्या कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? ठीक है ना? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 3 गैस रिलीज होती है। 3 गैस याद करना इनको, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कई बुकों में हाइड्रोजन लिख देते हैं, सल्फाइड नहीं लिखते। तो आपको 3 गैस याद रखनी है, केवल ये बनेंगे। और जो गैस बन गई, गैस को तो हम ईंधन के रूप में यूज कर लिया। अब इस पानी को यदि और साफ करना ना, पीने लायक करना है, तो इसका टर्सरी ट्रीटमेंट करेंगे। टर्सरी ट्रीटमेंट में होता है कार्बोनेट वगैरह होने की वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होते हैं, तो हार्डनेस होती है पानी के अंदर। क्या होती है? पानी के अंदर क्या होती है बेटा? हार्डनेस। तो उसको रिमूव करने के लिए हमें केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ेगा। हमें 1 लीटर पानी मनमाना 100 रुपए का पड़ेगा। इसलिए टर्सरी ट्रीटमेंट को हम अवॉइड कर देते हैं। और इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट होने के बाद
उस पानी को जो पूरे शहर का वेस्ट था फिर नदी में डालते हैं। अब नदी पोल्यूटेड नहीं होंगे, इसलिए गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान चलाए गए थे ताकि नदियों में जितने 250-300 के करीब बड़े बड़े शहरों के सीवेज सिस्टम खुल रहे थे, नाले खुल रहे थे, उनसे पहले हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट करके, प्राइमरी फिजिकल, सेकेंडरी बायोलॉजिकल, पहले एरोबिक फिर एनएरोबिक, ठीक है ना। बीओडी घट जाए तो फिर क्या करेंगे, एनएरोबिक, और जब तक बीओडी नहीं घटती तक क्या करेंगे, एरोबिक, ठीक है ना। तो ये ट्रीटमेंट करके फिर वापस नदियों में छोड़ते हैं। कोई भी नाला डायरेक्ट नदियों में ना छोड़ने के गवर्नमेंट की तरफ से आदेश है, पर अभी तक मेंटेनेंस ना होने की वजह से वो एज इट इज आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी नदियां जो होती है पोल्यूटेड होती जा रही हैं, ठीक है। अब देखो बीओडी वैल्यू 1 से 2 है मिलीग्राम पर लीटर तो प्योर वाटर है बिल्कुल भाई, 2 से 3 है तो गुड है, 3 से 5 है तो मॉडरेटली पोल्यूटेड है, 6 से 10 है तो पोल्यूटेड है, 150 से 600 800 है तो समझ लो वेस्ट मेटेरियल आ रहा है डायरेक्ट, ठीक है ना। ये बीओडी की वैल्यू है। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है हमेशा, फिजिकल। दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है, केमिकल। क्यों नहीं करते, हमें बहुत कॉस्टली पड़ेगा बेटा। ये डायरेक्टली किसमें, पानी डायरेक्टली जो रिवर में छोड़ेंगे उससे ज्यादा पोल्यूशन होगा, और जो ट्रीटमेंट सेकेंडरी करके छोड़ेंगे उससे ट्रीटमेंट, उससे पोल्यूशन नदियों में कम होगा। गंगा एक्शन प्लान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, ये भी नीट में आता है कई बार कि गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान कौन सी मिनिस्ट्री करती है सेंटर में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। अब एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं भाई, कौन कौन सी गैस निकालते हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2 या H2S भी कह देते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि H2 आनी जरूरी है। अब डो जो होता है, आटा जो गूंथते हैं हम डो साइडली वगैरह के लिए, ठीक है ना, चीज मेकिंग, ठीक है, और बीवरेजेस में सब में क्या निकलती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, अब आपको पता है मोनेरा को मैंने समझाया था, प्रोकैरियोटिक्स होते हैं जिसमें सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जेनेटिक मटेरियल डायरेक्ट साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसके मैंने 7 टाइप बताई थी, बैक्टीरिया, स्पाइरोचेट, एक्टिनोमाइस्टिस, रिक्टेशियस, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया, ठीक है। आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं मोनेरा के अंदर, प्रोकैरियोट्स होते हैं ये, जिसमें मिथेनोजन नाम के बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं बेटे। दूसरा मैंने बताया था कैटल्स जो होती हैं, कैटल्स के रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम 4 चैम्बर होते हैं। सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा होता है, रूमन होता है, और रूमन में मिथेनोजन नाम के बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलेज नाम का एंजाइम सीक्रेट करते हैं, इससे गाय भैंस चारे को डाइजेस्ट कर लेती है। यदि रूमन के सारे बैक्टीरिया मर जाएं, क्या गाय भैंस चारे को डाइजेस्ट कर पाएंगी, क्योंकि डाइजेशन ऑफ सेलुलोज ऑलवेज सिम्बायोटिक इन नेचर, ठीक है। अब देखो ध्यान से भाई, ये गोबर गैस प्लांट बना रखा है, इसमें गोबर को और पानी को मिला के स्लरी बोलते हैं, इसमें डाल देते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि कैटल का जो एक्सक्रिएटा होता है जैसे गोबर हो गया, उसमें मिथेनोजन बैक्टीरिया हैं, वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे। मीथेन के साथ कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, और तीसरी कौन सी होती है, H2, वो निकलेगी, ईंधन के रूप में यूज कर देते हैं, इसको निकालते रहते हैं, ये खाद के मैन्योर के रूप में हम इसको बार बार यूज कर लेते हैं। अब भी बात आती है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, और IARI, ये 2 संस्था होती हैं जो गांव में, क्योंकि गांव में डंग प्रोडक्शन ज्यादा होता है, डेयरियों के पास बायोगैस प्लांट लगाते हैं। कौन सी 2 संस्था लगाती हैं भाई, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। लास्ट का टॉपिक है भाई, यदि हमने कोई फसल उगाई, फसल में अनवांटेड प्लांट हो गए तो क्या बोलते हैं उसको, वीड्स बोलेंगे ना, खरपतवार बोलेंगे ना। वीड्स के ऊपर हम स्प्रे करते हैं केमिकल का, तो इसको कहते हैं विडिसाइड्स। क्या कहते हैं, इसका नुकसान क्या होता है विडिसाइड का, आजकल जितना भी हम खाना खाते हैं ना, अभी पता है रिसेंटली क्या हुआ, जापान ने इंडियन के आम लेने बंद कर दिए, वापस भेज दिए पूरे पूरे पानी के जहाज जो गए थे कंटेनर, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल हम इंजेक्शन लगा के पका देते हैं, केमिकल छिड़क के पका देते हैं, उसमें पेस्टिसाइड की अमाउंट ज्यादा मिली, क्योंकि इंडिया में ये नियम है पर पालन प्रॉपर नहीं हो पा रहा ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से।
तो क्वालिटी नहीं है, इससे कैंसर का खतरा बन जाता है। तो जो घरों में जो लोग अपनी खेती उगाते हैं उसमें ज्यादा पेस्टिसाइड वगैरह यूज नहीं करते वो, क्योंकि उनको खुद खाने होते हैं, जिसको मार्केटिंग करनी होती है वो पेस्टिसाइड यूज करते हैं। तो केमिकल से खत्म करना वीड्स को वीडिसाइड, जैसे 2,4-D ऑक्सीजन यूज किया करते हैं हमें। बायो पेस्टिसाइड क्या होता है, या बायो वीडिसाइड से बायो कंट्रोल जिसको बोलते हैं, मतलब ऐसे जीव छोड़ दो जो फसल को नुकसान ना करें, सिर्फ वीड्स को नुकसान करें। जैसे एग्जांपल बताऊंगा हम आगे। उसी तरह फसल के अंदर कुछ ऐसे इंसेक्ट हो जाते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। मान लीजिए चूहे नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपने सांप छोड़ दिए, सांप किसको खा गए, चूहे को। इसलिए सांप जो होता है ना फार्मर का दोस्त होता है। सांप कभी भी ह्यूमन को नहीं मतलब डसता। जब आप उसको जाके छेड़ोगे या पैर लग गया आपका, चोट लगी उसको, तब वो गुस्से में काटेगा आपको। उसके तो हाथ पैर भी नहीं है बेचारे के। इसलिए डिफेंस के लिए क्या बनी, जो स्वेट ग्लैंड थी ना उसकी, जो सलेवरी ग्लैंड थी, वो पॉइजनस ग्लैंड में बन गई। वो अपने डिफेंस के लिए है, ना कि आपको काटने के लिए। नेक्स्ट आता है भाई, देखिए जैसे फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है एफिड और मॉस्किटो। ये प्लांट सेप सब करती हैं। क्या सब करती हैं ये? प्लांट सेप। तो यदि खेत के अंदर एफिड और मॉस्किटो ज्यादा हो गए तो क्या छोड़ दो भाई, लेडी बर्ड बीटल और ड्रैगन फ्लाई छोड़ दो। लेडी बर्ड बीटल और ड्रैगन फ्लाई एफिड और मॉस्किटो खत्म कर देंगी, और एफिड और मॉस्किटो खत्म होगी तो फसल पैदावार ज्यादा होगी, क्योंकि फसल के सेप को कौन पे जाती थी? एफिड और मॉस्किटो। यानी एफिड और मॉस्किटो बायो कंट्रोल हमने किससे कर दिया? लेडी बर्ड बीटल और ड्रैगन फ्लाई से। इसको बोलते हैं बायो कंट्रोल। क्या बोलते हैं? यदि हम स्प्रे करते तो बायो एम्प्लीफिकेशन हो जाता बेटा। बायो एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, थोड़ा सा समझाता हूं आपको। जैसे हमने क्या किया, ग्रास लिया, ग्रास, फिर ले लिया हमने ग्रास ऊपर, फूड चेन। ग्रास ऊपर को किसने खा लिया? फ्रॉग ने। और फ्रॉग को किसने खा लिया? स्नेक ने। और स्नेक को किसने खा लिया? बाज ने। यही है ना। मान लीजिए हमने घास के ऊपर डीडीटी छिड़की 0.1 ppm पार्ट्स पर मिलियन, इसमें वो बन जाएगी 0.2, इसमें बन जाएगी 0.3, इसमें 0.4, इसमें 0.5। टॉक्सिक मैटर तो बढ़ता रहता है हर ट्रॉफिकल लेवल पे। और एनर्जी मान लीजिए इसमें है 10,000, इसमें कितनी हो जाएगी? इसमें कितनी हो जाएगी एनर्जी? तो लिंजमैन लॉ क्या कहता है, 90% वेस्ट होती है, 10% आगे पहुंचती है। काम की चीज तो घटती जा रही है लिंजमैन 10% लॉ की वजह से, पर टॉक्सिक मैटर बढ़ता जा रहा है। इसको बोलते हैं बायो एम्प्लीफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? सबसे ज्यादा खतरा कौन से जीव को है आप बताइए? फूड चेन में जो लास्ट ट्रॉफिकल लेवल पे है, बाज को, ईगल को, ठीक है ना। साइलेंट स्प्रिंग नाम का नावल लिखा था रैकर्ड कार्लसन ने। उसने डीडीटी का इफेक्ट बताया था कि डीडीटी जो हम छिड़कते ना, इंसेक्टिसाइड जो होती है, पेस्टिसाइड जो होती है, डीडीटी पहले 1 रुपए में 4-5 किलो मिला करती 1970 के आसपास। लोग छिड़कते रहते घरों में, मच्छर भगाने हैं, तब डीडीटी का छिड़काव करते। उससे पता लग गया कि भाई पक्षियों की पॉपुलेशन खत्म होने लगी, क्योंकि टॉप कार्निवोर किसी फूड चेन के अंदर मैक्सिमम कितने ट्रॉफिक लेवल होते हैं भाई? 5। क्योंकि हर स्टेप में 90% एनर्जी वेस्ट होती है, 10% पहुंचती है। पहली बात तो ये हार्मफुल केमिकल पेस्टिसाइड्स की कंसंट्रेशन ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ती है। टॉप कार्निवोरियस के अंदर सबसे ज्यादा मिल गई, इसलिए इनकी पॉपुलेशन को सबसे ज्यादा खतरा है, ठीक है ना। रैकल कार्लसन ने नोवेल लिखा था साइलेंट स्प्रिंग, कि भाई सब स्प्रिंग सीजन आएगा ना, बरसाती सीजन आएगा, तब पक्षी नीचे चाहेंगे। केरला में जो साइलेंट वैली है वहां पे स्टडी किया था उसने, कि भाई सुबह सुबह जो पक्षियों की चहचहाट होती है बड़ी सुंदर लगती है, प्रकृति में बड़ी मनमोहक होती है वो। यदि हम ऐसे डीडीटी यूज करते गए तो दुनिया में से पक्षी खत्म हो जाएंगे, चहचहाट किसकी रहेगी, और पूरा इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा। तो भारत सरकार जागरूक हुई, 1972 में डीडीटी के ऊपर बैन कर दिया गया, ठीक है ना। पर अब भी डीडीटी हमारे यहां मिलती है, थोड़ी कॉस्टली है, मिलती है, ठीक है ना। तो ये हाल है। तो यदि इनके ऊपर यदि हमें डाइवर्सिटी को बचाना है तो पेस्टिसाइड्स को हमें अवॉइड करना ही पड़ेगा। अब देखो ध्यान से भाई, जैसे फसल के अंदर पेस्टिसाइड ना छिड़कना पड़े तो कौन सी फसल यूज करें हमें? बीटी कॉटन वाली, बीटी ब्रिंजल वाली। जैसे कॉटन किससे, कॉटन बोलवर्म खत्म कर देता था ना उसको, तो बेसिलस थोरनजेनेसिस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में कराई नामक क्या था? जीन।
क्राइजीन से क्राई प्रोटीन बनता था, प्रोटोक्सिन की फॉर्म में होता था। जैसे इंसेक्ट खाता था तो वो हाई पीएच की वजह से, अल्कलाइन मीडियम की वजह से टॉक्सिन में बदल जाता था, और वो इंटेस्टाइनल जो गट के साथ इपिथेलियम के सेल के साथ मिलकर स्वेलिंग आ जाती थी और बना देते थे, इससे इंसेक्ट मर जाया करता। तो बीटी कॉटन ऐसे ही हमने वैरायटी तैयार करी जिसमें कराई नामक जीन डाल दिया। अब कोई भी कॉटन बोल वर्म उसको खाता है तो वो मर जाता है, फसल को नुकसान नहीं पहुंचता। उसी तरह ये मैंने आपको डाइवर्सिटी उसमें बताया था इकोलॉजी में, आर स्पीशीज वो होते हैं बेटा जिसकी हैबिटेट नॉट अफेक्टेड, पॉपुलेशन अफेक्टेड। वी स्पीशीज वुलनरेबल स्पीशीज वो होते हैं जिसका हैबिटेट अफेक्टेड, पॉपुलेशन नॉट अफेक्टेड। इंडेंजर्ड स्पीशीज या ई स्पीशीज वो होते हैं जिसका हैबिटेट भी नहीं होता और पॉपुलेशन भी, यानी दोनों अफेक्टेड होते हैं। यदि इनका ध्यान नहीं दिया गया तो दुनिया में से ये इंडेंजर्ड स्पीशीज, वुलनरेबल स्पीशीज और रेयर स्पीशीज खत्म हो जाएंगे। इन तीनों का मिलाकर बोलते हैं थ्रेटेंड स्पीशीज। क्या बोलेंगे? थ्रेटेंड स्पीशीज। उसी तरह बहुत सारी फसल की जड़ में एक फंजाई लग जाती है बेटा, ट्राइकोडर्मा। कौन सी फंजाई लग जाती है? ये ट्राइकोडर्मा साइंटिस्टों ने देखा तो बड़ी फायदेमंद है। ये क्या करती है भाई? ट्राइकोडर्मा जो फंगस रूट इकोसिस्टम में मिलती है ना, ये दूसरे प्लांट पैथोजन को अपने पास नहीं आने देती। जिसकी फसल में ट्राइकोडर्मा लगी हुई ना, तो उसके पास कोई भी पेस्ट नहीं आएगा। जैसे गन्ने का खेत है, उसकी जड़ में ट्राइकोडर्मा लगी तो आसपास कोई भी इंसेक्ट नुकसान नहीं पहुंचाएगा उसको। तो ट्राइकोडर्मा जो फंगस होती है वो वास्तव में फसल की मित्र होती है, उसको पैथोजन से बचाती है वो। नेक्स्ट आता है बुकोलो वायरस। ये एक ऐसा वायरस होता है भाई जो अर्थ्रोपोडा को अफेक्ट करता है। इसलिए यदि बुकोलो वायरस का मैं स्प्रे कर दूं तो अर्थ्रोपोडा नहीं आएंगे ना, पेस्ट नहीं आएंगे, तो फसल ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इस तरह से फसल को बचाने के लिए, पेस्टों से बचाने के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बना रखा है। केमिकल से, फिजिकल से, किसी आप फेरामोन छिड़क दो। मान लीजिए इंसेक्ट क्या होते हैं? फेरामोन से अट्रैक्ट होते हैं ना। इंसेक्ट का फेरामोन का जीन निकाल लिया और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हमने उस फेरामोन का बहुत सारा केमिकल तैयार कर लिया। अब वो फेरामोन मैंने एक टंकी में डाल दिया और टंकी के ऊपर एक करंट पास करने वाली जाली लगा दी। अब जैसे ही खेत में रखा फेरामोन, तो इंसेक्ट क्या होंगे? 10-12 किलोमीटर दूर से अट्रैक्ट हो जाएंगे उसकी तरफ। तो जैसे ही वो इंसेक्ट आएंगे उस फेरामोन को पास जाएंगे ना, तो जो जाली लगा रखे हमने करंट वाली, उससे वो मर जाएंगे। तो ट्रैप मेथड बोलते हैं, वो ट्रैप हो जाएंगे और मर जाएंगे वो। तो ये जो टेक्नोलॉजी आती है ना, ये फेरामोन्स एक साइंटिफिक है सारी सारी। क्योंकि इंसेक्ट से क्या निकलता है? चींटियां एक दूसरे को कैसे ढूंढ लेती हैं? फेरामोन से। ऐसे ही ब्रीडिंग सीजन जो होता है ना, सितंबर अक्टूबर होता है बीच के केस में, डॉग के केस में, तो बीच में से क्या होता है? फेरामोन निकलता है विच कैन अट्रैक्ट द मेल डॉग इवन फ्रॉम 3 to 5 किलोमीटर्स अवे। जितने भी वो डॉग्स उनको अट्रैक्ट कर लेती हैं। तो यदि हमने इनको पकड़ना है तो फेरामोन रिलीज करते हैं, सारे वहीं आ जाएंगे, उनको हम ट्रैप पे कर सकते हैं, इंसेक्ट के केस में तो खासकर। नेक्स्ट आता भाई, अब फलीदार पौधों की जड़ में, फलीदार जितने पौधे हैं, जैसे मटर होगी, दालें होगी, जितनी भी चना हो गया, उनमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से, और एमिनो एसिड बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। कार्बन CO2 से तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी से आ गए, बच गया क्या? नाइट्रोजन। इसलिए फलीदार पौधे बार बार उगाने से जमीन में नाइट्रोजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है भाई। तो जो नाइट्रोजन की कमी हुई ना, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए जो जीन होते हैं ना, वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, निफ जीन, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, निफ जीन होता है उनके अंदर, जो एजोबैक्टर और एजाइडोस्पाइरलम, एजोस्पाइरलम और एजोबैक्टर दो ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं। ये नाम नीट में आते हैं, याद कर लेना। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन लगी होती है, वो होते हैं। फलीदार पौधों का नाम होता है लेगुमिनेसिया प्लांट। इसकी जड़ में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है बेटा।
राइजोबियम बैक्टीरिया एनारोबिक कंडीशन में काम करता है और जड़ में तो ऑक्सीजन होती है। उस ऑक्सीजन को खत्म करने के लिए इसके चारों तरफ लैग हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट बन जाता है। लैग हीमोग्लोबिन पिगमेंट ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, ऑक्सीजन को खा जाता है, एनारोबिक कंडीशन बन गई। और ये नाइट जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये पौधे को क्या कर देता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके दे देता है। सिम्बायोसिस बोलते हैं। राइजोबियम और लेगुमिनस प्लांट की जड़ की एसोसिएशन का नाम क्या हो गया, सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म। एक होता है माइकोरेजिया। क्या होता है, माइकोरेजिया। माइकोरेजिया में रूट्स और फंगस जुड़ जाती है। फंगस रूट को फॉस्फोरस अवेलेबल करवाती है। क्या अवेलेबल करवाती है, याद कर लो इसको, फॉस्फोरस अवेलेबल करवाती है। नीट में कई बार पूछा गया है ये। यानी रूट तो इसको रहने की जगह मिलती है, न्यूट्रिशन देती है, और फंजाई इसको क्या देती है, न्यूट्रिएंट्स देती है, और साथ में मेनली क्या देती है, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करवाती है, जो प्लांट रूट कम कर पाती है। फलीदार पौधों की जड़ में तो राइजोबियम हो गया, और बिना फलीदार पौधों की जड़ में फ्रैंकिया नाम का बैक्टीरिया यानी एक्टिनोमाइस्टिस रे फंजाई है। फंजाई नहीं है ये, मोनेरा की एक टाइप है एक्टिनोमाइस्टिस, एक तरह का बैक्टीरिया कह सकते हो आप इसको। रे फंजाई एक बैक्टीरिया की टाइप है। एक फ्रैंकिया ये बिना फलीदार पौधों की जड़ में बैक्टीरिया पा जाता है, जो बिना फलीदार पौधों की जड़ को नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है। नेक्स्ट है चावल के खेत में धान जो लगाते हैं ना हम, वहां पानी खड़ा रहता है, उस पानी में एक एक्वेटिक प्लांट होता है, फर्न होता है, वो टेरिडोफाइटा होता है, उसका नाम होता है एजोला। क्या नाम होता है, चावल के खेत में जब पानी खड़ा रहता है तो वहां पे एजोला नाम का एक टेरिडोफाइटा होता है, उसके पत्ते की कैविटी में एनाबिना होता है, एनाबिना बैक्टीरिया होता है। ये एनाबिना नाइट्रोजन फिक्स करके किसको देता है, एजोला को। और जब ये दोनों मर जाते हैं, जब पानी सूखता है ना, तब ये दोनों मर जाते हैं, तो इसका जो मेन्योर के रूप में किसको मिल गया, ये चावल को मिल गया ना। तो देखो कितनी तगड़ी दोस्ती है। चावल के खेत में जब पानी खड़ा होता है तो कौन सा टेरिडोफाइटा उग गया, एजोला के पत्ते की कैविटी में क्या रहता है, एनाबिना, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है एजोला को, एजोला बढ़िया उगेगा। जब पानी सूखेगा तो ये दोनों मर जाएंगे। जब इनका जो डेड मटेरियल होगा वो किसको, मिनरल का काम किसमें, किसको हेल्प करेगा, वो राइस के खेत को। इसलिए चावल की फसल बढ़ेगी। ठीक है। ग्लोमस एक ग्रुप है फंजाई का, फंजाई का ग्रुप है विच फॉर्म माइकोरेजियल एसोसिएशन। यानी माइकोरेजिया में क्या होता है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंगस का एसोसिएशन होता है। यदि फंगस बार बार फैली हो तो एक्टोमाइकोरेजिया, और अंदर तक फैली हो तो क्या बोलेंगे, एंडोमाइकोरेजिया। एंडोमाइकोरेजिया का दूसरा नाम वैम होता है, VAM, वेसिकुलर आर्बिस्कुलर माइकोरेजिया। ऐसा फंजाई का कौन सा ग्रुप है जो माइकोरेजियल बनाता है, ग्लोमस। कौन सा बनाता है भाई, देखो ध्यान से, टॉपिक यहां तक था पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बता रहा हूं मैं आपको, इससे रिलेटेड ही है। प्रोटीन, फैट, सेलुलोस, हेमी सेलुलोस, जो ह्यूमन एक्सक्रिएटा, कैटल डंग जो होता है उसमें ये सारी चीजें होती हैं। ये डीकंपोजर माइक्रोब्स उसको सोल्यूबल कंपाउंड में बदल देते हैं, मोनोमर में बदल देते हैं। फिर फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया माइक्रोब्स होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर में चेंज कर देते हैं। फिर मिथेनोजन बैक्टीरिया उसको मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देते हैं। इसको कहते हैं एनारोबिक डाइजेशन ड्यूरिंग बायोगैस फॉर्मेशन। और मास गैस का ना दूसरा नाम बायोगैस होता है। कई बार क्वेश्चन बेटा मास गैस के नाम से आता है। किसके नाम से आता है, मास गैस। अब आता है ये एक टॉपिक मैंने एडिशनल ऐड किया है जो फसल को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, जो कि दूसरी इकोलॉजी से मिला रखा है टॉपिक। ये देखिए ध्यान से, बार्ली, जो राई, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये कुछ ऐसी फसल हैं जिसके में कभी भी वीड्स पैदा नहीं होते। जब साइंटिस्टों ने स्टडी किया तो इनके अंदर ऐसी क्वालिटी है इस फसल के अंदर कि जो अपने आसपास वीड्स को नहीं उगने देते। ऐसी फसल का नाम होता है समुद्र क्रॉप। क्या नाम होता है उसका, समुद्र क्रॉप। जो अपने, यदि इनके जो ऐसे जीन को ढूंढ ले हमें और उस जीन को निकाल के गेहूं चावल की फसल में डाल दें तो उनके पास भी कोई वीड्स पैदा नहीं होगा, अनवांटेड प्लांट नहीं होगा। क्रॉप रोटेशन, एक ही फसल बार बार बोने से पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और जो वीड्स हैं वो बार बार उग जाते हैं। यदि हम फसल को अदल बदल कर बोएं
एक बार गेहूं उगा दिया, फिर इसमें से कोई फसल उगा दी, तो सारे बीड्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। तीसरा होता है इंडिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैक्टस फैल गया था, अपनसिया फैल गया था बेटा। इसका बायो कंट्रोल मेथड, एक कीड़ा ढूंढा गया कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम, कोकिनियल इंसेक्ट भी कहते हैं इसको। कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम नाम के कीड़े ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इंडिया के अंदर भी कैक्टस को खत्म कर दिया था और वहां फसल अच्छी पैदा होने लगी थी। इसको बोलते हैं बायो कंट्रोल। किसका कंट्रोल कर दिया? अपनसिया नाम के वीड्स का, अनवांटेड प्लांट था ये। इसको स्प्रे करके ना खत्म करके हमने इसको कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम नाम के इंसेक्ट छोड़ दिए, उन्होंने इसको खत्म कर दिया। उसी तरह क्लैम्थ वीड होता है यूएसए के अंदर, क्लैम्थ वीड, क्या नाम होता है? क्लैम्थ वीड। इसका दूसरा नाम होता है हाइपरकम परफोरेटम। ये क्राइलोसिना बीटल छोड़ दिया, क्राइलोसिना बीटल, क्या नाम है? क्राइलोसिना बीटल। इसने कंट्रोल कर दिया, बायो कंट्रोल, क्लैम्थ वीड को खत्म कर दिया बिना किसी और फसल को नुकसान पहुंचाए। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा था? एजोबैक्टर, जो 10 से 15 किलो पर हेक्टेयर के अंदर नाइट्रोजन ऐड कर देता है एक साल में। उसी तरह चावल के खेत में अलोसीरा नाम का बैक्टीरिया उग जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। उसी तरह सिलेंड्रोस्पर्मियम शुगर केन के खेत में उग जाता है अपने आप, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसलिए कभी हमें खेतों में पराली वगैरह, वेस्ट वगैरह जब हो जाते हैं ना क्रॉप के बचे हुए, हमें आग नहीं लगानी चाहिए। उन आग लगाने की वजह से जितने भी ये जीव हैं जो कि किसान की मदद करते हैं, भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाए रखते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने बैन किया, पर लोगों के पास इतनी समझ नहीं होती। वो फिर क्या करते हैं, जैसे गेहूं के बाद जो वेस्ट बचा, धान निकालने के बाद जो वेस्ट बचा, गन्ने काटने के बाद जो वेस्ट बचा, उसमें आग लगा देते हैं पराली के अंदर। ठीक है ना। एक होती प्रीबायोटिक्स, ये ध्यान रखना भी। आजकल क्या होता है, ज्यादा एंटीबायोटिक खाने की वजह से हमारे जो पेट में, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जो हमारे फ्रेंड बैक्टीरिया थे ना, वो खत्म होने लग गए हैं। यानी ये फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब प्लांट्स, प्लांट में आते हैं बैक्टीरिया वगैरह। जब प्लांट और एनिमल दो की स्टडी करते हैं तो बैक्टीरिया को हम प्लांट में स्टडी करते हैं। यदि ये फ्लोरा हमारी एलिमेंट्री कैनाल के होंगे ना, गुड फ्लोरा है, हमारी इम्यूनिटी पावर बेस्ट होती है। तो प्रीबायोटिक्स खिलाते हैं बेटा आजकल। दीज आर नॉन डाइजेस्टेबल फूड, ये डाइजेस्ट नहीं होता, बट दे स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन आवर गट। हमारी एलिमेंट्री कैनाल में बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं ये, ताकि हमारी इम्यूनिटी बन जाए, एंटीबायोटिक ना खानी पड़े हमारे को। इसको बोलते हैं प्रीबायोटिक। दूसरा होता है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक जैसे आजकल योगर्ट वगैरह नहीं था, योगर्ट नाम सुना है? नहीं, दही ले लो, तो दही में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया तो है, बैक्टीरिया तो पी रहे हम, पर हमारा फ्रेंड बैक्टीरिया वो, यानी दीज आर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेकन एज हेल्दी ड्रिंक। जैसे लस्सी पी ली, ठीक है ना, फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, कर्ड होगी जैसे। जैसे मदर डेयरी कंपनी है ना, जो वो दही देती है जिसमें प्रीबायोटिक कल्चर होता है, मतलब बाकी सब में भी होता है पर इसमें ज्यादा डालते हैं कंसंट्रेशन वो, ताकि हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर लैक्टोबैसिलस पहुंच जाए। प्रीबायोटिक क्या होते हैं? खुद ग्रो नहीं करते, पर ये मीडियम प्रोवाइड करते हैं ताकि बैक्टीरिया हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ग्रो कर जाए। इसमें प्रोबायोटिक में ये बैक्टीरिया जिंदा होते हैं ताकि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में ये स्टे कर जाए। दूध को उबाल के रखें या दूध को सिंपल रखें, जल्दी खराब कौन सा होगा? सिंपल वाला। क्योंकि उबालने, देखिए दूध को यदि हमने उबाला है, बॉइल किया है 63 डिग्री पे 30 मिनट तक, तो उसमें लगभग बैक्टीरिया मर जाते हैं। इससे उसको बोलते हैं पास्चराइज मिल्क, कई दिन तक चला देते हैं फिर उसको हम, ठीक है ना। जो दूध आपके पास आता है ना, वो कच्चा नहीं आता, पास्चराइज आता है। एक होता है डबल टोन, एक होता है फुल क्रीम। फुल क्रीम का मतलब जितनी उसमें फैट होनी चाहिए उतनी है, यदि फैट निकाल दी उसमें से तो फिर बन जाता है डबल टोन। आज के युग में हमें सबसे ज्यादा डबल टोन दूध पीना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, ज्यादा फैटी एसिड होने की वजह से हमारी फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हमारे को कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज्यादा बढ़ जाता है, बीमारियां होती हैं, तो बीपी हाई होने लग जाता है। तो डबल टोन दूध का ही यूज करो आप, उसमें विटामिन B12 भी होता है। देखो ध्यान से, होता उसमें भी है पर उसमें फैट ज्यादा होती है। पास्चराइजेशन का मतलब क्या होता है? अल्कोहल को 70 डिग्री पे 15 सेकंड तक उबालें, उसको बोलते हैं पास्चराइजेशन ऑफ अल्कोहल। और यदि मिल्क को करें 63 डिग्री पे 30 मिनट तक, तो वो होता है पास्चराइज मिल्क।
और हर्बल पेस्टिसाइड्स का मतलब जैसे आजकल किसी ने अमरूद उगा रखे हैं पार्क अपने बाग में, तो उसमें अमरूद तो खाने हमें ही है, यदि केमिकल स्प्रे करेंगे तो अमरूद हमारे अंदर जाएंगे, वो स्प्रे भी हमारे अंदर चला जाएगा, नुकसान करेगा बॉडी को, कैंसर भी हो सकता है उससे। तो लहसुन और चिल्ली यानी गार्लिक और चिल्ली का पाउडर बनाते हैं और पानी में मिला के स्प्रे करते हैं, उससे क्या होता है, इंसेक्ट आसपास से नहीं आते। ऐसी स्टडी की जरूरत है जो अपनी देसी पुरानी ट्रेडिशनल मेथड से हम यूज करते हैं। और बिल्कुल एक टॉपिक रहता है लास्ट का, बीओडी और सीओडी में डिफरेंस। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर केमिकल ऑक्सीडेशन, सीओटी, सीओडी बोलेंगे इसको, और माइक्रोबियल एक्टिविटीज के लिए बीओडी बोलेंगे। ये बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन है, ये केमिकल डिकम्पोजिशन आता है। ये वैल्यू ज्यादा होती है सीओडी की, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की कम होती है, ठीक है ना। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होते हैं, ये फास्ट रिजल्ट आता है। और ये 3-4 दिन 5 दिन तक 20 डिग्री सेल्सियस पे 1 लीटर पानी में जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो बीओडी है। ये घंटे में, मिनटों में, सेकंड में गिनते हैं, ये सीओडी है। और ये मैंने आपको पहले बताया ही था, प्रोटीन से एमिनो एसिड, एमिनो एसिड से अमोनिया बनना अमोनिफिकेशन, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनना नाइट्रिफिकेशन, और नाइट्रेट से नाइट्राइट, नाइट्राइट से अमोनिया बनना नाइट्रेट असिमिलेशन। यानी नाइट्रिफिकेशन का उल्टा डीनाइट्रिफिकेशन नहीं है, नाइट्रेट एसिमिलेशन है। क्या है? प्रोटीन से अमोनिया बनना क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन। प्रोटीन से अमोनिया बनना क्या बोलते हैं? अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट। अरे घर में मम्मी ने रोटी भी रख रखी है, वो चूरमा भी बना के रख रखा है, क्या खाओगे जाते ही? तो पौधे के लिए ये रोटी है, ये चूरमा है। भाई चूरमा नहीं है तो रोटी भी खा लेगा, पर पौधे को नाइट्राइट भी मिले और नाइट्रेट भी मिले तो पर पौधा किसको लेगा? पहले नाइट्रेट को। नहीं है तो नाइट्राइट से काम चला लेगा। तो सेम याद रख लो, अमोनिया से नाइट्राइट बनना, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनना, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको हमें? और नाइट्रिफिकेशन का उल्टा नाइट्रेट असिमिलेशन। अब देखो, फ्री नाइट्रोजन होती है 78%, इससे NO2NO3 बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का उल्टा डीनाइट्रिफिकेशन। भाई ये ध्यान रखना, ये 5 क्रम है, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट असिमिलेशन नॉट डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। NO2NO3 से फ्री नाइट्रोजन वापिस बनना डीनाइट्रिफिकेशन होता है। हमेशा इसमें और इसमें कंफ्यूजन होती है, ये दोनों ध्यान रखना। NO3 से NO2, नाइट्रेट से नाइट्राइट, नाइट्रेट से अमोनिया बनना नाइट्रेट एसिमिलेशन कहलाता है। और NO3 से NO2NO3 से नाइट्रोजन बनना डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। चैप्टर पूरा, एक भी टॉपिक इससे बाहर आएगा नहीं, सारा याद करना है आपको। शाम को मैं टेस्ट डाल दूंगा।